100 centimeter cube weighs 1 kgf in air. Find first the weight in water, second the relative density. रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोल रहे हो? यस सर। चलो ठीक है। देखो वेट इन वाटर जब पूछ रहा है तो ये हम एज्यूम कर डुबाया गया है, तो जब मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग यही मानेंगे कि पूरा का पूरा उसको डुबा रहे हैं। तो देखो जब पूरा का पूरा डुबाएंगे मतलब कितना वो लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर। तो अब थ्रस्ट का वैल्यू हम लोग के पास आएगा, अब थ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। यदि जी का वैल्यू हम पुट ना करें, जी का वैल्यू यदि हम लोग पुट नहीं करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को क्या करो सेंटीमीटर क्यूब है मीटर क्यूब में बदल दो, क्योंकि यहाँ पे वेट केजीएफ में है। तो 100 से डिवाइड होगा, सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट कितना होगा 10⁻⁻⁴। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतना केजीएफ हो जाएगा। जी का वैल्यू पुट नहीं कर रहे तो इतना केजीएफ होगा। तो वैल्यू क्या आएगा देख लो 1000/1000 मतलब वैल्यू आएगा 0.1 केजीएफ। मतलब अब थ्रस्ट लग रहा है 0.1 केजीएफ। तो एपरेंट वेट कितना होगा वेट इन वाटर कितना हो जाएगा वेट, तो हम बोलेंगे एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट तो हम बोलेंगे 1 माइनस 0.1 दैट इज 0। और ऑब्जेक्ट का बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी सबका भी नहीं आ रहा है। यस सर। सर अब ठीक है। चलो ठीक है, तो पहला आंसर आ गया। रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था देखो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मास बाय वॉल्यूम कीजिए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मास 1 केजी वॉल्यूम इतना, ठीक है। तो वैल्यू आपका जो भी आ जा रहा है तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझ गए? यस ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर डन। मिटा दे। सर a solid body weighs 2. क्वेश्चन नंबर सर एग्जाम्पल का नंबर 4 पेज 115। ठीक है, A solid एग्जांपल 4 body चलिए ठीक है। 2.10 Newton in air.
its relative density is 8.4, how much will the body weight if placed first in water, second in a liquid of relative density 1.2? ऑब्जेक्ट का मास पहले क्या बताए, मास क्या कुछ बताए आप? Sir, weight 2.10 Newton in air. 2.10 न्यूटन, यही है ना? Yes, sir. ठीक है, देखो ध्यान देना, वेट जब हम लोग को पता है तो इसका मास हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वेट दिया हुआ है, इसका मतलब mg दिया है, इस वन 10 जाके डिवाइड होगा तो मास हो जाएगा 0.21 किलोग्राम। ठीक है, मास आ गया। ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर, हम लोग को पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और रिलेटिव डेंसिटी कितने के बराबर है देख लो, 8.4। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आ गया। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा देखो, डेंसिटी से हमारे पास वॉल्यूम भी निकल जाएगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जरूरी है निकालना, निकालिए यहाँ, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास दिया हुआ है दिस वन बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 8400, फोर टाइम्स, और 1/4 आ जाएगा, 1/4, चलो यही जाने देते हैं, 1/4000, 4000 मीटर क्यूब। अब देखो ध्यान देना, हम लोग को देखना होगा कि अपथ्रस्ट कितना एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाएंगे तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा, तो अपथ्रस्ट जितना भी लगेगा हम लोग माइनस कर। फर्स्ट क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, अपथ्रस्ट इन वाटर देने के लिए चलो जी का वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट कितना 1/4000, लिक्विड का डेंसिटी मतलब वाटर का डेंसिटी 1000, बेटा यहां से 1/4 का मतलब 0.25 kgf। ठीक है, 0.28 कितना एक्ट करेगा वाटर पे, तो हम बोलेंगे एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, वेट इन वाटर इक्वल टू एक्चुअल वेट minus upthrust, that is 2.1 minus 0.25. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लो, क्या ये सही है?
ये Yes, देख sir. लीजिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? No, sir. चलो ठीक है। अब देखो लिक्विड का जब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी दिया है मतलब इसका मतलब ये 1.2 टाइम्स है वाटर का डेंसिटी का। तो एक्चुअल डेंसिटी क्या हो जाएगा लिक्विड का, पर्टिकुलर लिक्विड का? तो हम यहां से बोलेंगे कि लिक्विड का डेंसिटी, चलो यहां से फिर आगे बढ़ जाए, चलिए। Yes, sir. अब देखो लिक्विड का जब रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है तो एक्चुअल डेंसिटी निकालो, ठीक है। तो यहाँ मिटा दे रहा है या इस इधर वाले पार्ट को मिटा रहा है। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकल चुका है हम लोग का 1/4000 मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी है 1.2, वाटर का डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1.2 into 1000, which one 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां से आया हुआ देखोगे रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां से आया हुआ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब देखो कि इस लिक्विड पे जब हम अब डुबाएंगे तो कितना अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। अपथ्रस्ट इन द लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड केजीएफ में, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट 1/4000 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस वन, दो जीरो कट गया, 4 से कटा 3 दैट इज 0.3 kgf। इस लिक्विड में जब डुबाएंगे तो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है 0.3 kgf। अब वेट निकाल लो, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट वेट इन दिस लिक्विड। एक मिनट, 2.1 न्यूटन है जी, हम लोग केजीएफ में ले रहे हैं, तो 2.1 न्यूटन जब है तो केजीएफ में इतना है। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाले थे क्या? ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। सेकंड आंसर क्या है बताओगे? सर सेकंड का आंसर है 1.8. 1.8 न्यूटन। 1.8 न्यूटन। 1 2 न्यूटन में है, ये तो न्यूटन में हम नहीं निकाल रहे। ऐसे कर देने से तो आ रहा है, चलो मानते हैं कि ये न्यूटन है। कुछ गड़बड़
सर इसमें आपका SQ2 वाटर फॉर्मूला यूज कर लिया, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। वही तो किए, वही किए हैं 2 पॉइंट। ठीक है, वही किया। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो। Its relative density is 8.4. How much will the body weight if placed first in water? 2. ठीक है, इसका वॉल्यूम हम निकाल दे। वॉल्यूम एक बार इसका वॉल्यूम देख ले। अच्छा, वॉल्यूम यही आया है सॉल्यूशन वहां पे जब दिया है, वॉल्यूम यही आया है, देखो तो। सर इसमें वॉल्यूम नहीं निकाला है। वॉल्यूम नहीं निकाला है। डेंसिटी मास ध्यान देना, वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम में एक जीरो कम लिए हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम में एक जीरो कम लिया है, वॉल्यूम का वैल्यू ये है। ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू ये है। ठीक, इस कारण से यहाँ पे केजीएफ में वैल्यू ये होगा, और केजीएफ में जब वैल्यू लेंगे तो हम मास का वैल्यू लेंगे 0.21 और दिस वन, तो अपने आप आएगा इतना केजीएफ आएगा। ठीक है, इतना केजीएफ आएगा। न्यूटन में लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूटन में जब लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 0.18 इंटू 10 दैट इज 1.8 न्यूटन। अब ये सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, वॉल्यूम हटाए तो 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो होगा। 21 4 जा 84, 1/4 और 4 जीरो है, तो वहां 4 जीरो होगा। बाय मिस्टेक 3 जीरो लिखा है। सही है। सर आपका बोर्ड नहीं क्लियर आ रहा है? बाकी का आ रहा है? यस सर। ठीक है, बाकी दूसरे का जिनका क्लियर आ रहा है वो ले लो, एक दूसरे से शेयर कर लेना, भेज देना ना। ठीक है, ये सर अब आ रहा है ठीक से। हाँ हाँ ले लो, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। Spirit. Find the density of first wood, second spirit.
ठीक, देखो ध्यान दो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो बेस एरिया है यूनिफॉर्म है, ठीक है। बेस एरिया मान लो कि 10 मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर भी 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया हम लोग ए एज्यूम करके चलेंगे। तो बोला जा रहा है कि इसका जो एक्चुअल हाइट है, एक मिनट, कोई ये देखो, मान लो कि कोई एक क्यूबॉइड के शेप में है ऑब्जेक्ट, एक्चुअल हाइट है 15 सेंटीमीटर, ये एज्यूम करो। जब पानी में छोड़ दिए, ठीक है, तो ये जो लकड़ी है, लकड़ी का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, ये जो लकड़ी है पानी में छोड़ दी है, वो तैर रहा है। कितना पोर्शन वो डूबा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का कितना पोर्शन डूबा हुआ है, 10 सेंटीमीटर डूब गया, और 5 सेंटीमीटर अभी भी ऊपर है, सरफेस से ऊपर है, और ये तैर रहा है। और जब हम इसको स्पिरिट में डुबा दिए, तो ये क्या कर रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर वो इमर्ज किया, डूबा, और अब वो तैर रहा है। ये एक अंदाजा लग गया होगा कि स्पिरिट का जो डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से कम है, क्योंकि वाटर में मात्र 10 सेंटीमीटर डूब रहा है, और उसका वेट को बैलेंस करने के लिए स्पिरिट में ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। मतलब स्पिरिट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है डेंसिटी ऑफ द वुड, ये जो ऑब्जेक्ट है, लकड़ी जो है, इसका डेंसिटी कितना है। फिर पूछा जा रहा है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का डेंसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, बस हाइट का ही यूज है। सर ये क्वेश्चन कौन सा सर? पेज नंबर 115 एग्जांपल में दिया है, यही है ना जी? नो सर, पेज 124 का है। पेज 124, ठीक है। और एक्सरसाइज का है कि एग्जांपल का है? सर एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल पार्ट नंबर 6। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना? सर 6 है। 6 है, चलो ठीक। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे थोड़ा, ताकि हमको क्लू मिल जाए। A piece of wood of uniform cross section and height 15 centimeter floats vertically with its height 10 centimeter in water and 12 centimeter in spirit. Find the density of first wood and second spirit. देखो ध्यान देना, एक रिलेशन डेवलप किए हुए थे, एक फॉर्मूला था, होल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय सबमर्ज्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इक्वल टू, देखो बुक में क्या क्या दिया फॉर्मेट में हम लिखेंगे। एक देखिए इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, देखो तो v by vs है कि vs by v है, उसी ढंग से लिख देंगे बुक में, देखिए। और वो हम प्रूफ भी किए हुए। में small d submerged part by total. अच्छा ठीक है, स्मॉल v दिया हुआ है तो उसको सबमर्ज्ड पार्ट ले लेते हैं, कैपिटल v, v स्मॉल v बाय कैपिटल v, और इधर क्या है, इधर वाले पार्ट में क्या है बोलो? sir volume density of the substance by density of water. हाँ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या करेंगे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग को पता है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट क्या होगा, ध्यान देना। मान लो जो वुड है वो क्यूबॉइड के शेप का है, पूरे का यदि हम लोग वॉल्यूम लेंगे
तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पूरे का यदि वॉल्यूम लेंगे तो एरिया ऑफ बेस, यदि हम लोग लकड़ी का बेस का एरिया को मान लें लेट एरिया ऑफ बेस, तो होल वॉल्यूम कितना होगा, ध्यान देना होल वॉल्यूम कितना होगा, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू होल वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितना 15। इसी तरह से हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम कितना है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ बेस और कितना हाइट तक डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम के एरिया हाइट लेंगे। तो कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो A into 10। कोई दिक्कत है बोलोगे? नो सर। ठीक है, अब बस ध्यान देना एक्चुअल वॉल्यूम हमको नहीं पता, लेकिन कोई नहीं, हम क्या कर रहे हैं रेशियो से ही काम चला रहे हैं। वॉल्यूम होल वॉल्यूम जो होगा एरिया ऑफ बेस इनटू 15 सेंटीमीटर हाइट, सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू 10 सेंटीमीटर हाइट। चलो अप्लाई करते हैं यहाँ। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट A into 10 बाय होल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब फूड बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ फूड। ये लोगों को पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैंसल कैंसल, 5 2 जा 5 3 जा, मल्टीप्लाई होगा डेंसिटी ऑफ फूड इक्वल टू, मल्टीप्लाई हुआ 2000, ये मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 2000 by 3, 2000 by 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पॉइंट में यदि लोगे तो होगा ये हाँ जी सर वो 10 और 15 सेंटीमीटर में था, और सर तो देखो उसको मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो है इसलिए काम चल जाएगा। देखो करेंगे क्या, यदि आप इसको आप मीटर में कर दिए, ये आया मीटर में कर दिए, ये आया, चलो ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में है, तो भी क्या होगा पॉइंट हटेगा तो 100 हुआ, पॉइंट हटेगा 100 हुआ, कट गया। एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ता तो फर्क पड़ता है, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ तो वुड का जो डेंसिटी है ये, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं को? यूज हुआ है, ठीक है, जो फॉर्मूला बताए हुए थे। अब आगे पूछा जा रहा है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, तो उसी तरह से निकाल लो, ध्यान देना। हम लोग सीधे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, तो स्पिरिट में कितना पार्ट डूब रहा है 12 सेंटीमीटर, और होल वॉल्यूम कितना है 15 सेंटीमीटर का, यहाँ पे 12 हो जाए, यहाँ पे सॉरी डेंसिटी ऑफ यहाँ पे क्या होगा स्पिरिट, यहाँ पे पुट किया, सारा वैल्यू पुट करो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो हम बना ही दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए? यस सर। देखो ये फिगर हम बता रहे हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सम बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे वाटर में नहीं डूबा, स्पिरिट बोलेंगे। सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू 12 सेंटीमीटर स्पिरिट के लिए, तो 0.12 एरिया ऑफ बेस इनटू होल वॉल्यूम है 15 सेंटीमीटर,
लिख रहा है, इसी में लिखना है 2000 निकल जाएगा। एरिया एरिया का 354 मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर ले तो 4 इंटू डेंसिटी है 5 इंटू 2000 बाई 3। 4 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 100 बाई 3। डेंसिटी ऑफ स्क्रीन हो गया 2500 बाई 3। आंसर पॉइंट करते हैं। सर आंसर होल नंबर है 889 kg पर मीटर क्यूब। 3 3 जा 1 बाई 3 ये हो गया 833 बाई 1 होल बाई 833 होल 1 बाई 3 सेम है। नो सर बुक में 889 नो सर 0.833 है। दूसरा आंसर देख रहे हैं। हाँ ये है ना 0.833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ठीक है हम की करेंगे तो बाई 1000 करेंगे ठीक है। इसका एसआई यूनिट में आया 833.33 एसआई यूनिट में आया 833.33 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस में करेंगे तो बाई 1000 करेंगे तो वही आता जाएगा। ठीक है रहने दो हम एसआई यूनिट में लाए हैं रहने दीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। यस सर। और क्वेश्चंस देखिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन था सर उसका सॉल्यूशन बन गया था पर सर उसमें 3 सेंटीमीटर था पर सर सारा प्रोसेस सही था फिर भी आंसर में डिफरेंस आ रहा था। ठीक है यदि फिर भी वही आ रहा है तो मिस्टेक रहता है प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है बुक में कोई नहीं। दिक्कत है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन डिस्कस भी कर देंगे। और देखिए फ्लोटेशन में और कहीं दिक्कत है तो और कुछ है डाउट कंप्लीट। सर एक क्वेश्चन सर। बोलो सर क्वेश्चन क्वेश्चन है पढ़िए। a wooden block floats in water with 2/3 of its volume submerged. Calculate the
block is placed in oil, 3/4 of its volume is immersed in oil. Calculate the ऑयल में जब डिब्बा है तो कितना पोर्शन डूबा हुआ है, कितना बोले? 3/4 of its volume. 3/4। 3/4. चलो ठीक है। वाटर में डुबा दिए तब 2/3 पोर्शन डूबा है, ऑयल में डुबा है तो 3/4 पोर्शन वो डूबा। ठीक है, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन बना है उसी पर है। वॉल्यूम के लिए लेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यह सिंपल, ध्यान देना यहाँ पे एक्चुअल में दिया हुआ है कि 2/3 पोर्शन डूबा हुआ है, इसका मतलब सबमर्ज पार्ट 2 पार्ट है, सबमर्ज पोर्शन 2 है और होल वॉल्यूम है 3, रेशियो है 2:3। जब ऑयल में डूबा रहे हैं तो 3 पार्ट डूबा है और होल वॉल्यूम है 4, 3:4। तो चलो वाले पोर्शन के लिए लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट बाय होल वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट कितना है, पूरे वॉल्यूम का 2/3। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, द सबमर्ज पार्ट इज 2/3 ऑफ होल वॉल्यूम। वॉल्यूम कट गया तो रेशियो आ गया 2/3 का। फिर डेंसिटी ऑफ वुड चाहिए हमको और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 1000, एसआई यूनिट में 1000 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 2000 बाय 3 केजी पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ गए ये? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करना है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट बाय होल वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट है wood, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑयल। वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट कितना है, होल वॉल्यूम का 3/4 वो डूब रहा है, तो हम बोलेंगे 3/4 का होल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वुड निकल चुका है 2000/3, डेंसिटी ऑफ ऑयल ये 3/4 है, ये 2000/3 into डेंसिटी ऑफ ऑयल बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ आएगा 3 3 जा 9 है और ये यहाँ जाएगा दैट इज 8000, 8000/9 किलोग्राम पर मीटर। अब बस आप देख लो कि एसआई यूनिट में दिया है, सीजीएस यूनिट में दिया है या पॉइंट में दिया है। ठीक है, एसआई यूनिट में हम वैल्यू निकाल दिए हैं और फ्रैक्शन में यही वैल्यू। Yes, sir. देख लीजिए आंसर। A का है 667 kg per meter cube और B का है 889 kg per meter cube. पॉइंट में सही है, ये तो पहले निकाले भी थे 666.67, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सेम क्वेश्चन था इसलिए। और क्वेश्चंस देख लीजिए 10-15 मिनट, नया चैप्टर तो पढ़ाएंगे नहीं, तो इसमें और कोई क्वेश्चन है तो देख लो अच्छे से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है देखो।
Yes, sir. A wooden cube of size 10 centimeter has mass 700 gram. Part of it remains above the water surface while floating vertically on the water surface. देखो कितना, तो सबसे पहले तो डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी निकाल लेते हैं। ये क्यूब है, हर एक साइड है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कितना है बता दो। 3 ठीक है, page 124. वॉल्यूम एक क्यूब दैट इज 10 क्यूब दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मास 700, वॉल्यूम 1000, 0.7 ग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इक्वल टू और होल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सबमर्ज्ड वॉल्यूम निकालना है, ये निकालना है, कितना पोर्शन रहेगा ये निकालना है ना, क्या निकालना है बोलोगे? What part of it remains above the water surface while floating vertically on the water surface? चलो ठीक है, कितना पोर्शन होगा ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सबमर्ज्ड पोर्शन कितना है, ये निकाल लेते हैं। तो सबमर्ज्ड पोर्शन क्या होगा, देखो सबमर्ज्ड बाय होल वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 0.7 और ये है 1 पॉइंट में आएगा। ये वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट क्या आएगा, 1000 उधर भेज दो बाय 10, मतलब ध्यान देना कितना पोर्शन डूबा हुआ है, एज्यूम करते हैं कि कितना पोर्शन डूबा हुआ है, उसका हाइट है h। एज्यूम करते हैं सबमर्ज्ड पोर्शन का हाइट कितना है h, ठीक है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ बेस के लिए होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर, और कितना पोर्शन डूबा हुआ है हाइट h, तो हाइट h ले लेते हैं इक्वल टू 700, ये कटा, दैट इज हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पानी के अंदर डूबा हुआ पोर्शन कितना है 7 सेंटीमीटर, तो द पोर्शन विच इज अबव द हाइट था क्यूब का 7 सेंटीमीटर, जब धसा हुआ है तो ऊपर कितना हिस्सा दिखेगा 3 सेंटीमीटर, माइनस कर पोर्शन अबव वाटर, समझ गए? सर लास्ट पार्ट नहीं समझ आया सर, हम लोग वॉल्यूम निकालने के बाद फिर से माइनस क्यों किए? देखो क्वेश्चन में जब हम लोग का निकला, क्वेश्चन में निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट कितना 700 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका हमको वॉल्यूम निकला, ठीक है। और कैसे निकाले, तो हम बोलेंगे कि लेंथ ब्रेथ मतलब 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना कितना एल बी एच, एल बी पता है बेस का एरिया, लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है 10 10, हाइट निकल गया कि कितना हाइट तक वो डूबा हुआ है
7 सेंटीमीटर हाइट तक डूबा हुआ, पानी के अंदर डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ पोर्शन है। जो पोर्शन ये कितना होगा, तो हम बोलेंगे पूरा 10 था, 7 सेंटीमीटर डूबा हुआ है, मतलब वाटर सरफेस के ऊपर वाला पोर्शन कितना है, 3 सेंटीमीटर, 10 - 7 दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब समझे? यस सर। आंसर यही है ना? यस सर, यही आंसर है। हाँ चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई क्वेश्चन है? देखो मिटा दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। और कोई डाउट? हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो नेक्स्ट क्या क्या चैप्टर बाकी रहा बताओगे? लाइट हीट। लाइट हीट, 2 चैप्टर ना? यस सर। चलो ठीक है। ये क्या है? यस सर। चलो ठीक है। तो जो पहला एक्सरसाइज है वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में है, प्लेन मिरर के बारे में है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। और वो लाइट का पहला एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से करके रखोगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लेना। ध्यान देना, कुछ लाइट स्टार्ट जब होता है तो क्या, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, हम लोग पढ़ते भी हैं लाइट एनर्जी। और लाइट के बारे में यदि बोला जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट का अवेलेबिलिटी होगा, लाइट होगा तभी भी के लिए 2 चीजें चाहिए, एक इंटरनल फैक्टर है आई, और एक बाहर क्या एक्सटर्नल फैक्टर है, ये क्या, लाइट। हम लोग बोलते हैं लाइट इज अ सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो जिसके प्रेजेंस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। लाइट एक वेव है, ध्यान देना, प्रोपेगेट करता है तो एक वेव की तरह प्रोपेगेट करता है। इस तरह से हम लोग वेव इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना। कोई भी वेव के लिए कुछ टर्म्स है, समझ लो। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट, ये सब पोर्शन को ट्रफ बोलते हैं। तो लगा तो the distance between two consecutive crests or troughs is known as wavelength, एक टर्म। दूसरा, 1 सेकंड में कितना वेव बनता,
इसको हम एक कंप्लीट वेव बोलेंगे। एक तो हम लोग बोलेंगे कि 5 1 सेकंड में जब 5 वेव बन रहा है, मतलब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 5 हर्ट्ज। ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में जितना वेव बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या एक सेकंड में जितने बार वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़े पहले पढ़े हुए हो जो अभी हम बता रहे हैं, हालांकि साउंड चैप्टर में रिपीट होगा ही ये पढ़े हो पहले। यस सर। तो थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं, ये सब टर्म्स का जरूरत पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इट मींस नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। वेवलेंथ मींस the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is known as wavelength। फिर एक है टाइम पीरियड, हालांकि टाइम पीरियड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, साउंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। टाइम पीरियड इसे यह है एक वेव को बनने में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव और वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट होगा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये सब पता है। कभी भी लाइट जब प्रोपगेट करता है तो वेव की तरफ प्रोपगेट करता है, और उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसमें वाइब्रेशन होता है इस तरह से, अप एंड डाउन वाइब्रेशन होता है। ठीक है, मतलब है उसके परपेंडिकुलर, और इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज a wave of transverse wave, लाइट इज a type of transverse wave, ये बोल सकते हो। साथ ही साथ ध्यान देना उसके और प्रॉपर्टीज पे आते हैं। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। आपको पता होगा कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। स्पेस में यदि कोई एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ बोल भी रहा है तो सुन नहीं पाएगा। तो एयर अब्सेंट होगा, कुछ भी नहीं है तो साउंड प्रोपगेट नहीं करता है। सॉलिड लिक्विड गैस कोई मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी आ रहा है कि इस लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बोल रहे हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, जिसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Speed of light in vacuum is maximum, which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। यदि हम बात करें वाटर में, तो वाटर 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 ग्लास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन एयर और वैक्यूम, इन वाटर, इन ग्लास। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि लाइट जब भी एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो स्पीड वैरी करता है। स्पीड वैरी नहीं करता है, ये भी प्रॉपर्टी है। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट का। लाइट में बहुत सारा फेनोमेना
घटनाओं से गुजरता है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और भी बहुत सारे फेनोमेनन यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या कि ध्यान देना, इससे पहले एक टर्म उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, और ऑप्टिकल मीडियम या तो ट्रांसपेरेंट होगा या फिर ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या फिर ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइट आर पार किसी से जाएगा या करता है, पार्शियली पास करता है, कुछ पोर्शन पास करता है, तो मीडियम बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या कि कोई एक ऑपेक मीडियम जिससे लाइट पास नहीं ना करे, जब लाइट रे इस तरह से आया, ऑपेक मीडियम से टकराया, बाउंस बैक हो जाता है, टकरा के वापस लौट जाता है, तो ये बाउंस बैक हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज है। क्या क्या दो लॉज है, आप लोग में से कोई बताओ? Angle of incidence is equal to angle of reflection, and the incident ray reflected ray and the normal lie on the same. बिल्कुल सही है। मान लो कि एक मिरर है, जो लाइट रे आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा वो ये करता है, मान लो कि ये मिरर है, इस तरह से, ठीक, या ऐसे रखते हैं। इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है। तो लॉ ये कहता है कि यदि हम एक पेपर लेंगे तो इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल, यहाँ पे जो फिगर बनाए हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेन में बात किया जाता है? वाइट प्लेन मिरर इससे है, और किस प्लेन पे लाइन कर रहा है? डिवाइन। ये तीनों रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वाइट और प्लेन पे लाइन कर, और यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री बना के आया है, 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, लेकिन वो सबके साथ नहीं कर रहा है, तो इसको इस तरह के ऐसे नहीं, तो तीनों सेम प्लेन पे लाइन कर रहे हैं। ठीक है,